बीजेपी तो कह रही करप्शन कर रहे हैं तो ईडी छापेमारी कर रही है। 55 घंटे राहुल गांधी जी से ईडी ने पूछताछ की। सोनिया जी को बुखार था लेकिन वो संसद गई, वहां से बुलाकर ईडी ने पूछताछ की। आज 1.5 साल हो गया है, क्या हुआ उस पूछताछ का? खड़गे जी ने कहा है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। तो ये कितनी बड़ी स्थिति इस वक्त है, कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। ईडी भेजी, ब्लैकमेल किया, उसके बाद उनसे चुनावी चंदा लिया अपने खातों में और ईडी के मामले खत्म कर दिए। हर छोटे व्यापारी के साथ उन्होंने किया ब्लैकमेलिंग, जिससे वो त्रस्त थे, उनके बिजनेस बर्बाद हुए। अब हम जब इस आवाज को उठा रहे थे तो हमारे ऊपर बताइए आ गया। आपको लगता है कि बैठी बिठाई कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुद्दा दे दिया है चुनाव के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा दिया नहीं है, ये मुद्दे देश के थे जो एड्रेस किए जाने चाहिए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है हम अलग लड़ेंगे, तो इस तरीके से नीतीश कुमार उधर बिहार में छोड़ के चले गए, तो ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन में वो मजबूती रहेगी? झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश किसने की? विफल हुए भाजपाई। हिमाचल की सरकार गिराने की भी कोशिश किसने की? कौन विफल हुए? ये हुए। चंडीगढ़ में किस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश, मजबूत दल की हरकतें होती हैं। नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का अनाउंस लगातार किया जा रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से इस वक्त मोदी सरकार एक तरीके से जोर शोर से तैयारी में जुटी है, तो उसके काउंटर में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है और कैसे किस रणनीति के साथ कांग्रेस उतर रही है, इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, CWC के मेंबर, NSUI की फॉर्मर प्रेसिडेंट और चांदनी चौक से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता अलका लांबा जी हैं। संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद राजेश। सबसे पहले तो नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। इस वक्त क्योंकि अब देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ नई स्ट्रेटजी इस बार आप लोगों ने अपनाई है? देखिए, नई यही है कि हमारा उदयपुर नव संकल्प शिविर हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि 50 की उम्र से कम 50% महिला और पुरुषों को संगठन से लेकर चुनाव की टिकटों में जो है वो स्थान दिया जाएगा, जिसको हम होते हुए देख रहे हैं। और हमें खुशी है कि आपकी जो लिस्टें हमारी आई हैं उसमें SC, ST, OBC और से लेकर 50% से कम के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन पहल है। और आप क्योंकि महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी हैं और मोदी सरकार की तरफ से संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो उसके बाद उसके काउंटर में आपके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ, पिछले अगर मैं कहूँगी कि 60 दिनों में 20 राज्य 30 शहरों में मैंने नारी न्याय सम्मेलन किया। जानना चाहा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं। हर महिला ने कहा कि उन्हें गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी विकराल है जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी उम्मीद पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हुई। राहुल गांधी जी ने महिलाओं के, नारी के आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की बात की। अब 5 गारंटी की घोषणा कल महाराष्ट्र के दूल्हे में राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए, क्योंकि जब मैं इन राज्यों में गई और राहुल जी भी अपनी यात्रा में महिलाओं से मिले, तो हमें समझ आया कि उसे एक आर्थिक सशक्तिकरण देने की जरूरत है, उसके हाथ में काम और कमाई देने की जरूरत है, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया कहीं ना कहीं रुक चुका है उसे भी रफ्तार दी जा सके। जिसके तहत नारी न्याय गारंटी में महालक्ष्मी गारंटी जो कहती है कि सालाना 1 लाख रुपया हम महिलाओं के खाते में सीधा डालने जा रहे हैं, हर गरीब परिवार की, घर की एक महिला के खाते पर। दूसरा है हमारा आधी आबादी पूरा हक। बेटियां पढ़ लिख गई हैं, नौकरियां नहीं है। हमने कहा है 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं, आते ही वो भरे जाएंगे। उसमें 50% सीटों पर महिलाओं का हक होगा। तो सरकारी नौकरी की बात है। शक्ति का सम्मान की अगर बात करें तो हमारी बहुत सी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहनें हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, तंग हुए कि कमाई में गुजारा नहीं, हमने उनका वेतन दुगना करने का वायदा किया कि सत्ता में आते इन सबके वेतन आज जितने मिल रहे हैं उससे दुगने किए जाएंगे। अगला है अधिकार मैत्री। अधिकार मैत्री की हमारी पंचायतों में आज 14 लाख बहनें पंच और सरपंच है। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री जो उन्हें कानूनी सलाह देगी, जो उनके कैसे हम लोग जमीन पर कोई प्रोजेक्ट लाना है, उसके कैसे बनना है, कैसे करना है, उसे कानूनी सलाह, कानूनी मदद, हर तरीके से उसे सशक्त करने का काम जो है हमारी अधिकारी मैत्री करेंगी। ये है। और बड़ी बात है कि सावित्री बाई फूले हॉस्टल, देश के हर जिले में एक महिला हॉस्टल का निर्माण होगा, ताकि हमारी जो महिलाएं कामकाजी हैं
एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे जिले उन्हें जाना आना पड़ता है, तो एक सुरक्षित स्थान उन्हें दिए जाने की जहां वो रह सके, अपने कामकाज को बढ़ा सके, उसके तहत हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले महिला हॉस्टल का निर्माण की बात की है। ये 5 गारंटीज जो है, कल हमने इसकी घोषणा की, जिससे आधी आबादी में काफी संतुष्टि कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए क्या किया महिलाओं के लिए। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, मोदी जी की गारंटी आई, 100 रुपया सिलेंडर कम। मैं देश भर में गई हूं, कल ही महाराष्ट्र और औरंगाबाद में भी मैंने महिला सम्मेलन किए। महिलाओं ने क्या कोई कहा कि प्रधानमंत्री जी आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, 900 का सिलेंडर 800 का कर दिया। मोदी की गारंटी तो राजस्थान में थी, कांग्रेस सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है, मोदी की गारंटी 450 का मिलेगा। आज राजस्थान में गई, मध्य प्रदेश गई, छत्तीसगढ़ गई, बहनों से पूछा 450 का सिलेंडर मोदी की गारंटी मिल रहा है ना? बहनों ने कहा धोखा हो गया, नहीं मिल रहा। जो 500 का राजस्थान की कांग्रेस सरकार देती थी, अब तो वो भी बंद कर दिया गया। तो आप लोगों की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, गारंटी दी जा रही है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि अकाउंट्स फ्रीज है और खड़गे जी ने कहा है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, तो ये कितनी बड़ी स्थिति इस वक्त है, कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए चैलेंज बड़ा है, लेकिन ये वो पार्टी है भाजपा जो आज सत्ता में है, जिसने कहा था नोटबंदी कर दी, स्विस बैंक में काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख मिलेगा। आज उसकी सच्चाई है कि स्विस बैंक के खाते में किसका क्या पैसा है, 10 साल में तो बताया नहीं, ना पैसा आया ना 15 लाख आए। लेकिन आज वही भाजपा एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जानकारी देने से रोकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड कि किस पार्टी को किस पूंजीपति मित्र ने कितना चंदा किस मकसद से दिया, बदले में सत्ता से क्या लाभ लिया। ये पार्टी अब उस तक आ गई कि आप खुलासा नहीं करने दे रहे, पर सुप्रीम कोर्ट अडिग है। फैसला हो चुका कि 24 घंटे में एसबीआई चुनाव आयोग को खाता देगी और औंधे मुंह भाजपा आकर गिरेगी कि किस तरीके से पूंजीपति मित्रों पर पहले ईडी भेजी, छोटे छोटे व्यापारियों पर, मित्रों पर नहीं, ईडी भेजी, ब्लैकमेल किया, उसके बाद उनसे चुनावी चंदा लिया अपने खातों में और ईडी के मामले खत्म कर दिए। हर छोटे व्यापारी के साथ उन्होंने किया ब्लैकमेलिंग, जिससे वो त्रस्त थे, उनके बिजनेस बर्बाद हुए। अब हम जब इस आवाज को उठा रहे थे तो हमारे ऊपर बताइए आ गया कि आपने कभी किसी जमाने में 5 साल पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी की, देरी के ऊपर 200 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लग गया, 65 करोड़ निकाल लिया गया। ये सब हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कि चुनाव के 10 दिन पहले क्या खेल हो रहा है। तो आपको लगता है कि बैठी बिठाई कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुद्दा दे दिया है चुनाव के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा दिया नहीं है। ये मुद्दे देश के थे जो एड्रेस किए जाने चाहिए थे, उसे हाशिए पे ले जाकर खत्म कर दिया गया। और आज धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, साक्षी मलिक के एफआईआर हो ब्रजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। मणिपुर की आदिवासी बेटियों के सामूहिक बलात्कार पे कार्रवाई करने की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ना, रिहा करना, लड्डू खिलाना, हाथ दिलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया था, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सख्त है ना? तो कृषि कानूनों को भी लेकर जो दबाव लोकतंत्र पे, ये 700 किसान शहीद हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज भी कहा है सुप्रीम हाई कोर्ट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये किसान है, आतंकी नहीं है, इनको सुनिए, इन पे गोली बरसा रहे हैं, ये आप उनको आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये तानाशाहियां नहीं चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिसपे भाजपा सरकार खामोश थी, उसे जो है केंद्र में लाकर इस सरकार को, चाहे चंडीगढ़ का लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो, मेयर का बेनकाब करने का काम किया है। जी, आप लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रही है हर जगह, तो आपने क्या देखा, किस तरह का रिस्पॉन्स यात्रा के दौरान मिला है? अद्भुत। बिकॉज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जब यात्रा 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, तब समझ गए थे कि देश के बेरोजगार युवाओं में बहुत गुस्सा है। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ युवा है कि पक्की भर्ती सेना की खत्म कर दी। 2 लाख युवा कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं पास करके भर्ती के लेटर का इंतजार कर रहा था। आपने उसके साथ धोखा किया, बोला कि पक्की भर्ती खत्म, अग्निपथ में दोबारा दाखिल हो जाइए। अग्निपथ में हो जाए दाखिल जो भर्ती, तो शहीद का दर्जा छीन लिया, उनका जो कफन में तिरंगा उनका सम्मान था उसे छीन लिया, शहीद के परिवार को मिलने वाली पेंशन सुविधाएं छीन ली, जिसका विरोध आज देश में हो रहा है। महिलाओं पर बहुत अत्याचार की बात की, आपको सारे अपराध मैंने बता दिए, कैसे अपराधी भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है और भाजपा का मंत्री है। कौन है मंत्री?
संदीप सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री है। कौन है विधायक? ब्रजभूषण, ये अपना राम दुलारे विधायक हैं। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक है। नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई है। सांसद कौन है? ब्रजभूषण शरण है। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, चार्जशीट है, गिरफ्तारी नहीं कर रही। भाजपा सरकार बचाने का काम कर रही है। सो ये सब भाजपा जो भारत जोड़ो यात्रा में आदिवासी हो, दलित हो, अति पिछड़े लोगों मिले राहुल जी से, बोला हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए भागीदारी का भी नारा राहुल गांधी जी ने दिया। 5 नारों पर यात्रा टिकी है। 24 का चुनाव 5 न्याय पर लड़ा जा रहा है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। बिल्कुल हम अडिग हैं कि हम आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसका सरकारी नौकरियों, सरकारी संसाधनों में उतना हक अधिकार देने की हम बात कर रहे हैं, जिससे जातीय जनगणना ना कराकर भाजपा ने उन्हें वंचित रखा हुआ है। आपने तमाम खाका तो बना लिया है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि मोदी सरकार से निपटने के लिए, उनको निपटाने के लिए चुनाव में इंडिया गठबंधन बना, कांग्रेस ने काफ़ी सेक्रीफाइस भी किया, लेकिन अब देखा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हम अलग लड़ेंगे, तो इस तरीके से नीतीश कुमार उधर बिहार में छोड़ के चले गए, तो ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन में वो मजबूती रहेगी? देखिए, हम इंडिया अलायंस में कितने दल हैं? 26। एनडीए में कितने? 400 का दावा, 38 लोकतंत्र है वहां पर। पूछिए, क्या शिवसेना इनका पुराना सहयोगी दल था या नहीं? छोड़कर गया या नहीं? छोड़कर चला गया। क्या शिरोमणि अकाली दल पंजाब में इनका पुराना सहयोगी था, इनको छोड़कर आज चला गया या नहीं? चला गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ इनका गठबंधन टूट गया या नहीं? टूट गया। आप इनको अगर बात करेंगे, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में इन्हीं की सरकार थी, है ना? तो हर जगह, अभी हरियाणा ताजा उदाहरण है, जेजेपी सरकार गिरती गिरती जो है बचा ली इन्होंने और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेजेपी ने साथ छोड़ दिया है। तो आज अगर कोई कमजोर दिख रहा है तो वो भाजपा दिख रही है, वरना इतनी तेजी से इनके सहयोगी इनका साथ छोड़कर जाते नहीं। नीतीश जी गए नहीं, वो एक साजिश के तहत आए थे, समय उन्होंने बर्बाद करना चाहा पर कर नहीं पाए। इंडिया का सूत्रधार बने, सोचा वो सूत्र, वो धागा जो है निकल जाएगा तो फूल बिखर जाएंगे, पर वो फूल बिखरे नहीं। वो आज भी इंडिया अलायंस में एकजुट है। इन्होंने इसी के, जो आप कह रहे कमजोर होते तो झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश किसने की? विफल हुए भाजपाई। हिमाचल की सरकार गिराने की भी कोशिश किसने की? कौन विफल हुए? ये हुए। चंडीगढ़ में किस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश, मजबूत दल की हरकतें होती हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही करप्शन कर रहे हैं, तो ईडी छापेमारी कर रही है। हाँ, तो 10 साल से छापेमारी करते रहेंगे, आरोप ही लगाते रहेंगे या कुछ साबित भी करेंगे? 45 घंटे, 55 घंटे राहुल गांधी जी से ईडी ने पूछताछ की। सोनिया जी को बुखार था लेकिन वो संसद गई, वहां से बुलाकर ईडी ने पूछताछ की। आज 1.5 साल हो गया है। क्या हुआ उस पूछताछ का? 1.5 साल में राहुल जी तो अभी भी सड़कों पर हैं, लोगों के बीच में। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 10 साल से जनता भी पूछ रही है, मोदी जी 10 साल कम पड़ गए। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सरकारी विभाग, फाइलें आपके पास, जांच एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी आपकी है। 10 साल साबित कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ आरोप है और आज भी आरोप ही हैं। और आरोपों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपको इन्हीं आरोपों पर सत्ता सौंप दी थी, साबित कुछ नहीं कर पाए। और जिनके खिलाफ अजीत पवार, चक्की पिसवानी थी, छगन भुजबल, अजीत राणे, हेमंत बिस्वा, बंगाल के कितने नेता, अभी हमारे वो जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, क्या नाम है जिनको आपने ले लिया, जिनको अशोक चौहान, सबको चक्की पिसवानी थी, सबके घर ईडी गई, सब जेल गए, सबको भाजपा में ले लिया, सबके खिलाफ मुकदमे खत्म हो गए, है ना? तो ये खेल चल रहा है, देश अब इसमें आने वाला नहीं है। अभी हाल में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, कांग्रेस ने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया, तो ऐसा क्यों हुआ? ये झूठ है, ये सवाल ही गलत है कि कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। देश के बड़े बड़े धर्मगुरु शंकराचार्यों ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का राजनीतिकरण मत कीजिए, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, आपको क्या जल्दी है? क्या जल्दी है कि आप अधूरे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बीच में ये सब कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा? और क्या मतलब था कि ये काम जो धर्म से जुड़े लोगों को करना चाहिए था, वो देश के प्रधानमंत्री, देव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गवर्नर और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, आपका क्या काम था वहां पर? तो राजनीतिकरण पूरी तरह से किया, जिसका धर्मगुरु, धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने विरोध किया। लेकिन चुनाव आ गया ना,
अब कुछ काम तो किया नहीं है, अब धर्म की आड़ में दूसरे मुद्दे जो विवादित हैं, जिसपे देश को बांट के असल मुद्दों से बचा जाए, वो किया जा रहा है। जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, स्वाभाविक है जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, मेरे जैसे भी मंदिरों के अंदर एक भावनाओं से लोग उमड़े। लेकिन मैंने 22 जनवरी से भाजपा ने जो इसका राजनीति करने की कोशिश की, 22 फरवरी तक उसे खत्म होते हुए देखा, क्योंकि राम भक्तों ने ही इस बात को कहा कि इसका राजनीतिकरण मत करिए। एक तरफ मोदी जी की फोटो थी, मोदी जी का कद बड़ा था, भगवान श्री राम का कद छोटा था, उनकी उंगली पकड़ के उन्हें भगवान श्री राम के मंदिर में ले जाते हुए प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो बात ये कही राम भक्तों ने, जिसका ये हवा निकल गई, अब इस पे वोट ये लेना चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे, भावनाओं से खेलकर। कि पिछली बार शहीदों के नाम पर, पुलवामा में के शहीदों के नाम पर आपने कहा मोदी जी 18 साल का मतदाता पुलवामा के शहीदों को याद करके भाजपा को वोट करे, उस समय हो गया भावनाओं पर हर बार भावनाओं पर नहीं होता। इस बार लोग कह रहे हैं आपकी राजनीति का कोई धर्म होना चाहिए मोदी जी, वो नहीं है, और आप धर्म में राजनीति लाकर ठीक नहीं कर रहे, इसलिए जो राजनीतिक लहर बनाई गई थी वो खत्म हो गई है। पर भगवान श्री राम के जो आस्था में विश्वास रखते हैं वो बना हुआ है और वो बना रहेगा। जी, एक सवाल आपसे एकदम जुड़ा हुआ है, जुड़ा ये है कि आपने जब चांदनी चौक के विधायक थे तो आपने आम आदमी पार्टी का विरोध करके आम आदमी पार्टी से अलग हुई, कांग्रेस आई, और अब वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ लोहा लेगी, तो कैसे तालमेल बिठाएंगे? देखिए, एक आसान सी चीज आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आज देश में भाजपा की सरकार है, आरएसएस, हाँ, नथुराम गोडसे विचारधारा से, हम उस विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन भगवान नहीं करे, देश की सरहदों पर दुश्मनों से जिस दिन चुनौती आ जाएगी, उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं देखेगी कि केंद्र की सरकार में भाजपा बैठी हुई है, आरएसएस की विचारधारा है। हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की जो भी सरकार है उसके साथ ताकत बनकर खड़े होकर सरहद पे खड़े दुश्मन को पहले खदेड़े, वो हम काम करेंगे। तब मत कहिए क्या कि विचारधारा आपकी दूर अलग है, हम भाजपा के साथ नहीं, हम देश के साथ खड़े हैं। आज भी जब देश के अंदर भीतर लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, जिस तरह के तानाशाही और अन्याय का चल रहा है, ऐसे समय पर समान विचार के जो दल हैं वो एकजुट हुए हैं और हम देश की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक है जब बात राज्यों पर आ जाएगी, सरहदों से देश, देश से राज्य की जब आ जाएगी, तो पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी की नीति और कार्यक्रमों के खिलाफ विपक्ष में बैठे किसी का भी धर्म बनता है कि आपको आवाज लोगों की उठानी है। आपने कुछ वायदे किए, दिल्ली की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की या पंजाब की हो, अगर आपने जनता से कुछ वायदे किए हैं और आप पूरे नहीं करेंगे तो हम तो स्वाभाविक है अपना विपक्ष का धर्म निभाएंगे। पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी की नीतियां, विचारधारा और वायदे पर नहीं होगा तो हम खड़े रहेंगे, ये हमारा धर्म है। लेकिन आज देश की लड़ाई है, आज राज्य का चुनाव नहीं हो रहा है चार दीवारी के भीतर। आज देश को एक रखते हुए इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का 10 साल का इनका जो शासन काल है, अन्याय काल के तौर पर अन्याय का दशक, अत्याचार का दशक, तानाशाही के दशक, महिलाओं के साथ अत्याचार का दशक के तौर पर इतिहास में जाना जाएगा। तो बहुत जल्द हम आपको संसद में देखेंगे। देखिए, मैं तो चाहती थी आप मुझे ही नहीं, महिला आरक्षण लागू होता तो 180 बहनें नहीं, बिना आरक्षित सीटों से भी बहनें आती और 200 से अधिक बहनें संसद पहुंचती और आवाज बनती। लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हुए, भाजपा ने धोखा किया, लागू नहीं किया, कानून ले आए। लेकिन पार्टी के अंदर कोशिश है, स्वाभाविक है, चांदनी चौक की विधायक रही हूँ और महिलाओं को लेकर मेरी अध्यक्ष भी आप देख रहे हैं, झारखंड की महिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं, इनकी भी दावेदारी है। मेरी बहुत सी महिला अध्यक्ष, असम की हमारी जो मीरा बहन है हमारी गुवाहाटी से, उन्हें टिकट दे दिया गया है। हमारी बहुत सी बहनें टिकट मांग रही हैं और 18 तारीख को उम्मीद है तीसरी सीईसी की बैठक में तीसरी सूची में आप अधिक से अधिक बहनों को देखेंगे। और पार्टी अगर मुझे भी ये मौका देती है, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि इस लड़ाई को, इस जंग को मुझे भी मैदान में उतर कर लड़ने को अगर मौका मिलेगा तो। जी, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है और अलका लांबा जी का कहना है कि किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को हराने में कामयाब होगा। और आपने संवाद को वक्त दिया एपीएल पॉडकास्ट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजेश जी।